हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम पिछली क्लास में ट्रांसलेशन ही पढ़ रहे थे, लेकिन हमने वहां पढ़ा था इंग्लिश इनटू हिंदी। अभी हम उल्टा पढ़ रहे हैं। एक हिंदी का सेंटेंस आपको देगा और उस हिंदी के सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी इनटू इंग्लिश। ये थोड़ा ज्यादा इजी है क्योंकि हम लोगों को जब टेंस पढ़ाए जाते थे तो आपको ध्यान होगा टेंस के स्ट्रक्चर लिखवाते थे और एक हिंदी का सेंटेंस देते थे, उससे वो इंग्लिश बनवाते थे। तो हिंदी से इंग्लिश बनाना थोड़ा इजी मुझे लगता है आपके लिए होगा। वैसे तो पिछला टॉपिक भी सही था हमारा, जिसमें हम लोगों ने उल्टा किया था, इंग्लिश का एक सेंटेंस देके हमने उसकी हिंदी बनाई। अभी हिंदी का एक सेंटेंस होगा जिसकी हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, ठीक है ना। तो इसके मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई हाई कोर्ट एलडीसी में है, कोई एलडीसी आरपीएससी वाले एलडीसी में है, कोई जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में है। अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ट्रांसलेशन वाले, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। ये वही बात हो गई पहले वाली कि आप लोगों को यहाँ इंग्लिश की नॉलेज के अंदर अगर कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो आपको एक ओवरऑल इंग्लिश आनी चाहिए। आपको उसका ट्रांसलेशन करने के लिए इंग्लिश की हिंदी की वोकैब जो पता होनी चाहिए, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, उनका नॉलेज होना चाहिए। तो अगर वो है तो ये आपके लिए कठिन टॉपिक नहीं होगा। हम शुरुआत करते हैं। हियर वी गो। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ट्रांसलेट करना है आप लोगों को गिवन सेंटेंसेस। जो सेंटेंस देंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपको, उनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, चूजिंग वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, एक सही ऑल्टरनेटिव करेक्ट करके। अभी जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, अभ्यास मनुष्य को निपुण बनाता है। ये खूब पढ़ा होगा आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी 2013-14 में पूछा गया और यही कोर्ट एलडीसी 12, राजस्थान का एक जिला है 12, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। उसी साल एलडीसी वाले क्वेश्चन हुए थे 12 और अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एलडीसी के कोर्ट एलडीसी के एग्जाम हुए थे, उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। अभ्यास मनुष्य को निपुण बनाता है। अब ध्यान देना, दो शब्द होते हैं अभ्यास के लिए अगर आपने देखे हो। एक तो प्रैक्टिस, सी आता है जिसमें, और एक प्रैक्टिस जिसमें एस आता है। दोनों में अंतर है, सी का और एस का। दोनों अभ्यास होते हैं। देखो यहाँ सी दे रखा है, यहाँ एस दे रखा है, सी दे रखा है, एस दे रखा है। तो इन दोनों में से एक ही यूज होगा यहाँ पे। अब दोनों का कोई डिफरेंस पता होना चाहिए। कभी आपने अगर मेरी क्लास में कंफ्यूजेबल वर्ड्स पढ़े हो तो वहां पे भी डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। प्रैक्टिस जिसमें सी है, ये अभ्यास होता है, ये नाउन का काम करता है, नाउन का काम करता है। और प्रैक्टिस जिसमें एस होता है, ये होता है अभ्यास करना। अभ्यास करना ये वर्ब का काम करता है। ये क्या काम करेगा दोस्तों? वर्ब का काम करेगा। प्रैक्टिस जिसमें सी आता है वो अभ्यास होगा, प्रैक्टिस में एस आता है वो अभ्यास करना होगा। ऐसा ही सेम डिफरेंस होता है एडवाइस, ADVICE, वो सलाह होती है, और एडवाइस ADVISE, जिसमें एस आ जाता है वो वर्ब होती है। तो ये ऊपर वाला तो नाउन है, ये वर्ब है। अब यहाँ पर क्या है, अभ्यास मनुष्य को निपुण बनाता है। तो अभ्यास एक सब्जेक्ट के रूप में है, एक नाउन है, तो सी वाला सही होगा, एस वाला गलत होगा। तो यानी कि जो एस वाला ये है डी, ये गलत हो गया, और ये जो बी है ये गलत हो गया क्योंकि इसमें वर्ब का वाला है। बात समझ आ गई आपको? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पहला ही सेंटेंस जो दे रखा है इसका, ये सही उत्तर है। अभ्यास मेक्स अ मैन परफेक्ट, व्यक्ति को निपुण बनाती है, परफेक्ट बनाती है। अब आप देख रहे होंगे ए जैसा ही तो सी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, ना 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 ना, देखो यहाँ क्या हो गया, परफेक्ट की स्पेलिंग होती है PERFECT, और यहाँ पर है PREFECT, ये गलती हो गई ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रीफेक्ट नहीं, परफेक्ट होगा। तो ये स्पेलिंग ही गलत है, केवल इसकी वजह से ये गलत हो गया सेंटेंस। तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास
व्यक्ति को निपुण बनाती है। अब देखो बनाता है, अगर आप थोड़ा टेंस वाइज जाएं तो टेंस क्या कहता है, ता है, ती है, ते है, इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो, प्लूरल होता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है। ये मैंने आपको टेंस में पढ़ाया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही पढ़ाया है। तो बनाता है कौन? अभ्यास व्यक्ति को निपुण बनाता है। तो अभ्यास प्रैक्टिस, ये सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब हो गई मेक और प्रैक्टिस अभ्यास। एक तरह से ये मान लीजिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर में क्या करेंगे आप? मेक में एस लगा देंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक व्यक्ति को निपुण बनाता है, मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये जो है ये वर्ब हो गई, जिसमें एस लगा दिया, परफेक्ट है, निपुण हो गया। समझ आ रहा है? थोड़ा टेंस अगर पता है तो कर लोगे भाई। प्रैक्टिस सब्जेक्ट हो गया, और बनाने को मेक कहते हैं। प्रैक्टिस एक वचन है, तो एक वचन सिंगुलर शेप में एस लग गया वर्ब में। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आप लोगों को। एस लग गया, और परफेक्ट किसको बनाता है? आदमी को। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और परफेक्ट निपुण बनाता है उसको। ये उसका एडवर्ब के रूप में हो गया। तो आपका आंसर होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वैसे भी एक प्रचलित प्रोवर्ब है, उसको आप याद रख सकते हैं। अच्छा सेंटेंस था पहला क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब बारीकियां आती है इसकी। और आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह घाव जल्दी भर जाएगा। तो घाव को हम कहते हैं वूंड। क्या कहते हैं? वूंड। यह घाव, यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, जल्दी भर जाएगा, ठीक है ना। तो भरने के लिए फिल नहीं होगा, भरने के लिए हील होता है। घाव भरने के लिए हील, हीलिंग, और हील से बनता है हेल्प, तो हील वर्ड यूज होगा। दिस वूंड विल सून फिल, फिल नहीं, दिस वूंड विल सून, सून यानी शीघ्र, जल्दी ही, भर जाएगा, हील हो जाएगा। तो आंसर ठीक लग रहा है। दिस वूंड शुड हील सून, शुड नहीं आएगा, भर जाएगा, विल सही रहेगा, शुड गलत हो गया, भर जाना चाहिए। दिस वूंड विल क्विक हील, क्विक हील नहीं, क्विक हील भी वैसे हो सकता है, बट ये जो क्विक हील है वायरस के लिए यूज करते भी सुना होगा आप लोगों ने, बट ठीक है। ये विल सून हील, जल्दी, शीघ्र, ही विल सून कम, वो जल्दी आएगा, ही विल सून गो देयर, जल्दी जाएगा, तो जल्दी के लिए सून यूज करते हैं हम लोग। दिस वूंड विल सून हील, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड का बी हो जाएगा, दिस वूंड विल सून हील। अगला देखते हैं। विपत्ति कभी अकेले नहीं आती, ये इंग्लिश में भी आया था, हमने पढ़ा था। बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती, मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोंग। विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। डेंजर कम्स नॉट टू द लोनली, नहीं तो बिल्कुल नहीं बन रहा। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य, नेवर कम्स सिंगली, सिंगली नहीं। मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोंग। और देखो वैसे ही अनफॉर्चुनेट है तो कम में एस लगना जरूरी था, नहीं आती। ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट सिंपल है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल बनना चाहिए था। तो अनफॉर्चुनेट सिंगुलर है, तो कम में एस लगना चाहिए था, जैसे गलत हो गया। मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोंग, पहले भी आया था। विपत्ति कभी अकेली नहीं आती, बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती, वो साथ में अब तक बहुत सारी विपत्तियां, बेकार चीजें साथ लेकर आती है। तो इसका आंसर होगा मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोंग, मिसफॉर्चून कभी भी अकेले नहीं आती, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। औरंगजेब की मृत्यु के थोड़े समय बाद ही मुगल साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई। इतिहास गवाह है, इतिहास सही बात कहता है। अब देना टेंस वगैरह कौन से हैं। औरंगजेब की मृत्यु के थोड़े समय बाद, औरंगजेब मर गया, उसकी मृत्यु के थोड़े समय, आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, ज्यादा समय नहीं लगा, मुगल साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई। मुगल साम्राज्य की समाप्त होना, डाउनफॉल, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो अवनति, बर्बाद होने लगा, कमजोर होने लगा। तो
मुगल साम्राज्य की अवनति, अवनति मतलब डिक्लाइन, कमी होना। प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई, थोड़े समय बाद ही, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही अवनति शुरू हो गई। मुगल एम्पायर, साम्राज्य यानी एम्पायर होता है, तो एम्पायर वर्ड पता होना चाहिए। डिक्लाइन प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई, बिगन हो गई, स्टार्ट हो गई। अवनति प्रारंभ हो गई तो बिगिन होता है, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगन, थर्ड फॉर्म बिगन। ये पास्ट टेंस की बात है, हो गई थी, अवनति प्रारंभ हो गई थी, तो पहले हो गई, थोड़ी देर बाद ही शुरू हो गई। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन, मुगल एम्पायर की अवनति शुरू हो गई। तो ठीक लग रहा है पहला। दूसरा देखते हैं, द मुगल एम्पायर हैड बिगन टू डिक्लाइन शॉर्टली। हाँ, ये वर्ड नीरज में, मृत्यु के थोड़े समय बाद, थोड़े समय बाद, ये वर्ड पहले वाले में नहीं दिया इसमें। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो थोड़े समय बाद वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं दिया। द मुगल एम्पायर हैड बिगन टू डिक्लाइन, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था शॉर्टली, शीघ्र ही, थोड़े समय बाद ही, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो ये पहले वाले ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे आंसर। शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, शुरू हो गया, अवनति प्रारंभ हो गई थी, वो वाला सेंटेंस नहीं लिया, इसलिए गलत हो गया। ये पहले वाला भी गलत हो गया, दूसरा ठीक लग रहा है मुझे। चौथा देख लेते हैं, एज सुन एज औरंगजेब डाइड, जो ही औरंगजेब मरा, द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू एंड, एंड नहीं आएगा, डिक्लाइन, अवनति वाला डिक्लाइन होता है। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्या करेंगे आप, आंसर बी करेंगे, ठीक है ना। द मुगल एम्पायर हैड बिगन टू डिक्लाइन शॉर्टली, शीघ्र ही मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन, अवनति होना शुरू हो गया, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को समझते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन करते हैं, इतना ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। क्वेश्चन नंबर 5, समापन समारोह के समय सभा भवन में लगभग 300 श्रोता उपस्थित थे। अब देखो, समापन समारोह होता है जब प्रोग्राम खत्म होता है, फेयरवेल पार्टी जिसे कह सकते हैं, और इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है वैलिडिक्टरी। समारोह यानी फंक्शन, समापन समारोह वैलिडिक्टरी फंक्शन होता है। और सभा भवन होता है, आप इसको ऑडिटोरियम भी कह सकते हैं। सभा भवन जहाँ प्रोग्राम होते हैं, ऑडिटोरियम। लगभग 300, अबाउट 300 श्रोता, ऑडियंस उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। तो आपके पास वैलिडिक्टरी फंक्शन होना चाहिए, ऑडिटोरियम होना चाहिए, श्रोता को हम ऑडियंस कहते हैं। ये शब्दों का पता हो तो सही कर लेंगे। उपस्थित थे मतलब प्रेजेंट थे, तो कौन प्रेजेंट थे, लगभग 300 श्रोता। सब्जेक्ट ये है। इंग्लिश जब बनाते हो, हिंदी बनाते हो, मतलब हिंदी जब इंग्लिश बनाते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है अपने पास, लगभग 300 श्रोता उपस्थित थे, ये वर्ब है। फिर प्लेस आएगा, कहाँ उपस्थित थे, सभा भवन में। फिर आता टाइम। आपको ध्यान होगा इंग्लिश का जो सेंटेंस बनता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, मैनर, प्लेस और टाइम। ये स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, 300 श्रोता, लगभग 300 श्रोता, अबाउट 300 ऑडियंस, अबाउट 300 ऑडियंस, अबाउट 300 पीपल, पीपल नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इन द लास्ट फंक्शन ऑलमोस्ट 300%, लास्ट फंक्शन नहीं होता, वैलिडिक्टरी फंक्शन होता है। इन द फाइनल फंक्शन 300 ऑडियंस वर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम, फाइनल फंक्शन नहीं, समापन समारोह के लिए वैलिडिक्टरी वो आएगा। देखो वैलिडिक्टरी फंक्शन पहले में दे रखा है, पहले सब्जेक्ट आ गया, उपस्थित थे, वर प्रेजेंट, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट है नहीं, मैनर है नहीं, प्लेस, कहाँ उपस्थित थे, सभा भवन में, इन द ऑडिटोरियम, इन द ऑडिटोरियम, प्लेस हो गया, और कब उपस्थित थे, ड्यूरिंग द वैलिडिक्टरी फंक्शन, वैलिडिक्टरी फंक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द वैलिडिक्टरी फंक्शन,
यानी कि समापन समारोह के दौरान 300 श्रोता लगभग उपस्थित थे। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। अबाउट 300 स्टूडेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, प्लेस और ड्यूरिंग द वैलिडिटी फंक्शन, ये टाइम। तो इंग्लिश बनाते हो तो पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। ये बिल्कुल हिंदी हिसाब से इंग्लिश सही बन रही थी। तो आपका आंसर इसमें पहला हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर होगा ए, पहला। ठीक है ना? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है। सामाजिक कुरीतियां, सोशल एविल्स। क्या होती हैं? सोशल एविल्स। हटाना मतलब रिमूव करना, इरेडिकेट करना, उन्मूलन करना, इरेडिकेट प्रॉपर वर्ड होता है। सख्त कानून, स्ट्रिक्ट लॉज। जरूरत है, रिक्वायर है, नेसेसिटी है। तो 2-3 वर्ड आने चाहिए, सोशल एविल्स, इरेडिकेट, स्ट्रिक्ट लॉज। अब किसकी जरूरत है? सख्त कानूनों की जरूरत है लगाने की। तो ये वाक्य ना एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है। सख्त कानून खुद नहीं लगेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जाएंगे। यह काम इंपॉर्टेंट है, सख्त कानून लगाने की जरूरत है। काम इंपॉर्टेंट है, काम करने वाला कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो वाक्य आप लोगों का है ये पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है। स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड, आर बी हो जाएगा, रिक्वायर्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। टू इरेडिकेट सोशल एविल्स, सामाजिक कुरीतियों को इरेडिकेट करने के लिए। तो स्ट्रिक्ट लॉज, इरेडिकेट और सोशल एविल्स। पैसिव वॉइस का वाक्य है, जरूरत है, आर रिक्वायर्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा, बन जाएगा वाक्य। स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड टू इरेडिकेट सोशल एविल्स। बिल्कुल पहला ही आंसर सही होगा, बिल्कुल यही आंसर होगा। आगे क्या दे रखा है? स्ट्रिक्ट लॉज ऑलवेज एम एट, उद्देश्य होता है, गलत हो गया। लिबरल लॉज, सख्त नहीं है तो नरम, नरम लॉज, सख्त से उल्टा होता है लिबरल, ये तो वैसे गलत हो गया लिबरल के। कॉम्प्लेक्स लॉज, जटिल, कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, सख्त के लिए स्ट्रिक्ट है। तो वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रिक्ट से ही समझ आ जाएगा। स्ट्रिक्ट लॉज तो केवल एक में ही सही दे रखा है वाला, तो आंसर अपना ए ही हो जाएगा। स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड टू इरेडिकेट सोशल एविल्स, सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज की जरूरत है। स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारे 6th क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा बड़ा भाई। तो ध्यान रखना, बड़ा भाई के लिए बिग ब्रदर नहीं बोलते हैं, माई एल्डर ब्रदर। बनना चाहता है, वॉन्ट्स टू बिकम, वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर बोलते हैं एक्चुअली में। माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम, वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। तो माई ब्रदर, बड़ा भाई है तो ब्रदर नहीं आएगा, बिग ब्रदर नहीं आएगा, एल्डर ब्रदर, ये ठीक है, एल्डर ब्रदर ये ठीक है। वॉन्ट्स टू बिकम, बनना चाहता है, एन इंजीनियर, बिल्कुल ये आंसर। इज वॉन्टिंग नहीं आएगा, वॉन्ट्स टू बिकम आएगा। तो आपका आंसर होगा इसमें सी। माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, बनना चाहता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वॉन्ट में एस लगा है। माई एल्डर ब्रदर, जानना सब्जेक्ट है, मेरा बड़ा भाई बनना चाहता है, वॉन्ट्स टू बिकम, ये वर्ब हो गई, क्या बनना चाहता है, एन इंजीनियर। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए है तो एडवर्ब। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब वर्ब जो है वो अलग अलग टेंस के अलग अलग होती है। ता है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऐश्वर्या जाएगा। ता था तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। चुका है, चुकी है तो हैज थर्ड फॉर्म आ जाएगी। रहा है, रही है तो इज एमआर आईएनजी आ जाएगा। रहा था, रही था तो वाज वर आईएनजी आ जाएगा। टेंस का नॉलेज आपको होना चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इनका थोड़ा नॉलेज हुआ तो ये थोड़ा और इजी हो जाता है।
तो एक्चुअली अलग से कोई टॉपिक नहीं है, आप ट्रांसलेशन पढ़ के भी ना जाओ तो कोई बात नहीं है, आप तो बाकी के ग्रामर के पॉइंट्स पढ़ लें, वो पढ़ लेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है। तो सही बात है, बढ़ता तापमान यानी कि राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ता तापमान, सब्जेक्ट यही है, पर्यावरण को वास्तविक खतरा है, रियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट, खतरा है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, इज, खतरा है, इज रियल थ्रेट, वास्तविक खतरा, किसको, पर्यावरण को, टू दी एनवायरमेंट, पर्यावरण को इंग्लिश बोलते हैं एनवायरमेंट। राइजिंग टेम्परेचर इज रियल थ्रेट, राइजिंग टेम्परेचर एक रियल थ्रेट है, एक वास्तविक खतरा है, टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए वास्तविक खतरा है, बिल्कुल सही है। तो देखो, राइजिंग टेम्परेचर कोजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, गलत हो गया। राइज इन टेम्परेचर क्रिएट्स रियल प्रॉब्लम्स फॉर द एनवायरमेंट, राइज इन टेम्परेचर नहीं, राइजिंग टेम्परेचर से हो जाएगा। राइजिंग टेम्परेचर रियली थ्रेटन्ड, धमकी दी थी, खतरा था, खतरा था नहीं, अभी भी है, तो सेकंड फॉर्म की वजह से गलत हो जाएगा। राइजिंग टेम्परेचर इज अ रियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट, ये बिल्कुल सही है, जो मना रहे थे वही बन रहा है। राइजिंग टेम्परेचर जो है, जस्ट पीछे आ गए हम लोग, राइजिंग टेम्परेचर जो है रियल थ्रेटन नहीं, राइजिंग टेम्परेचर इज अ रियल थ्रेट, एक वास्तविक थ्रेट है, खतरा है, थ्रेट यानी खतरा भी होता है, थ्रेट यानी धमकी भी होती है, टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए वास्तविक खतरा है, तो आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा टेंस को देख लो, वर्ड्स की नॉलेज हो, पूरी पूरी नॉलेज नहीं हो तब भी तो पूरा तो ऑप्शन देता है आपको, ये तो बना रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारे वर्ड्स दे रहा है आपको, खतरा के लिए वो थ्रेट दे रहा है, पर्यावरण के लिए एनवायरमेंट को दे रहा है, आपको वर्ड याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब में एनवायरमेंट एनवायरमेंट आ ही रहा है। राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ता तापमान, तो लग ही रहा है आपसे आपको, और ये खतरा है, इससे बनेगा, बस, इज अ रियल थ्रेट, ये ध्यान रखो, यहीं से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 8। अब हम आगे बढ़ते हैं 9। पहाड़ों के लोग मैदानों के लोगों की अपेक्षा बलवान होते हैं। कौन से लोग, पहाड़ों के लोग, द पीपल ऑफ हिल्स, जो पहाड़ों के लोग हैं, द पीपल ऑफ पहाड़, हिल्स, पहाड़ों के लोग मैदानों के लोगों की अपेक्षा बलवान होते हैं, उनकी तुलना में ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो ये दो की तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, और एक पहाड़ के लोगों को मैदान के लोगों से ज्यादा बता रहा है। तो द पीपल ऑफ हिल्स आर स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर देन, स्ट्रोंगर देन, ज्यादा स्ट्रोंगर, ज्यादा बलवान होते हैं मैदानों के लोगों की, द पीपल ऑफ प्लेन्स, बट दो बार पीपल आएगा तो आप उसको दैट ऑफ या दोज ऑफ प्लेन्स कर सकते हैं, जो हमने डिग्री में पढ़ा हुआ, ध्यान दिया तो दोज ऑफ प्लेन, तो द हिल्स पीपल नहीं, द पीपल ऑफ हिल्स, द पीपल ऑफ हिल्स आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ द प्लेन्स, बिल्कुल सही ग्रामेटिकल सेंटेंस है। द पीपल ऑफ हिल्स, पहाड़ों के जो लोग हैं, आर स्ट्रोंगर, वो ज्यादा बलवान होते हैं, देन दोज ऑफ प्लेन, जो प्लेन जो मैदानी लोग होते हैं उनसे ज्यादा। ये दोज ऑफ क्यों लगाया है, अगर आप दो बार द पीपल कर लेते हैं ना, तो एक एरर आ जाती है ग्रामर की, कि एक ही सेंटेंस में ना एक नाउन दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए, इसकी जगह प्रोनाउन यूज करना चाहिए, तो द पीपल ऑफ की जगह दोज ऑफ कर दिया, ये डिग्री में पढ़ना आप लोग, वहां पर भी होता है, ये प्रोनाउन की बात भी है, तो जाएगा एज कंपेरिजन टू प्लेन्स, मैदान की तुलना में, पीपल हिल्स नहीं, वाक्य गलत बना है, पीपल हिल्स क्या होगा, द पीपल ऑफ हिल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट कहां से आ गया, स्ट्रॉन्गर होते हैं, और यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्ग कर रहा था, एक के साथ दो दो एडजेक्टिव भी ले रहा था, तो ये भी गलती थी, तो इसका आंसर होगा बी, द पीपल ऑफ हिल्स आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ प्लेन्स।
ठीक है ना। पहाड़ के लोग मैदानी लोगों से ज्यादा बलवान होते हैं। आंसर बी हो जाएगा 9, बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। सुबह से बारिश हो रही है। अब देखना आप इसके टेंस को समझना। आप बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट इज रेनिंग। लेकिन ध्यान रखना यहाँ टाइम दिया हुआ है और से भी दिया हुआ है। टेंस वाली बात को याद करना, टेंस जरूर पढ़ना चाहिए आपको ये टॉपिक करने से पहले। सुबह से बारिश हो रही है तो देखो सुबह से, ये से यानी से आ गया सिंस फॉर, और सुबह टाइम आ गया तो सुबह से सिंस मॉर्निंग, और ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें आएगा हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। अगर आपने टेंस पढ़े हुए हो तो हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएंगे आएगा, और वर्ब भी आएगी इसमें। सब्जेक्ट क्या है, बारिश हो रही है तो इट आ जाएगा, इट। इट के साथ हैज लगाओगे, हैज बीन, बारिश होना रेन, इट हैज बीन रेनिंग। कब से हो रही है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अब ये किसमें दिया हुआ अपने को, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लो साहब पहले में ही आ गया, आंसर यही है। इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग इट इज रेनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे दिया। इट इज रेनिंग ऑल मॉर्निंग, नहीं सारे गलत है, ये सब गलत है। आंसर आपका होगा बी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। कितना प्यारा, कितना सही सेंटेंस है। ऐसे लग रहा है हम टेंस पर, तो टेंस टॉपिक कर रहा है तो 50% काम तो टेंस से हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा वो वर्ब और वर्ड्स और वोकैब का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा हमारे 10th वाले क्वेश्चन, 11वीं। अब आते हैं 12। वह कल जयपुर जाएगा, तो जाएगा ये फ्यूचर आ गया, विल शैल का यूज करेंगे। फ्यूचर सिंपल है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। और वह जाएगा तो लड़का है, ही विल जाएगा, गो टू, कहाँ जाएगा, जयपुर, ही विल गो टू जयपुर। कल जाएगा, आने वाला कल, टुमारो, तो वो कल जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर टुमारो। अब ये देख लो किसमें, ही माइट गो गलत हो गया, ही मे गो गलत हो गया, ही विल गो टू जयपुर टुमारो, कल जयपुर जाएगा। ओ टू चाहिए नहीं, आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो आरपीएससी एलडीसी ने 2018 में जो एग्जाम हुआ था 12 अगस्त को, 12 अगस्त, 19 अगस्त, 16 सितंबर, 9 सितंबर, 4 एग्जाम हुए थे एलडी 2018 के, 4 अलग अलग संडेज को। तो उसका एक पेपर था, ही विल गो टू जयपुर टुमारो, वह कल जयपुर जाएगा। आगे देखिए आप, वह मेरी चचेरी बहन थी, तो वह थी लड़की है, शी, सब में शी दे रखा है, थी तो वॉज आ जाएगा। मेरी चचेरी बहन, माई कजन, ध्यान रखना माई कजन सिस्टर नहीं होगा। लड़की है तो कजन, लड़का है तो भी कजन, ही से भाई हो जाएगा और सी से बहन हो जाएगी। तो वह मेरी चचेरी बहन थी, शी वॉज माई कजन, शी वॉज माई कजन, दैट्स इट। नॉट माई कजन नहीं, शी इज नहीं आएगा, थी, शी वर, शी के साथ वर नहीं लगाते और आगे भी गलत दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा ए, शी वॉज माई कजन। इसको कजिन नहीं कहते हैं, कजन कहते हैं। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर बोलना इंग्लिश के हिसाब से गलत होता है। तो शी वॉज माई कजन, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। 13, 14, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे अच्छा था आंसर, बट कैन आई हेल्प यू भी हो सकता है। ये फॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल होता है। मॉडल्स में पढ़ा हो आप लोगों ने, मे जहाँ परमिशन लेने की थोड़ा डर, थोड़ा एजिटेशन होता है, वहां आप करते हैं। मे आई हेल्प यू थोड़ा सा एजिटेशन होता है, थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है। कैन अपने मिलने जुलने वालों में, दोस्तों में, परिचितों में, दोस्तों में, इनमें आप यूज करते हैं।
तो यहाँ पता नहीं चल रहा कि आप किससे पूछ रहे हैं, दोस्त से या ऑफिशियली। तो दोनों हो सकते हैं, मे आई हेल्प यू भी हो सकता है और कैन आई हेल्प हो सकता है, कुड नहीं होगा। तो आंसर होगा बोथ। कुड जो है पास में चला जाएगा, कुड आई हेल्प यू, कि हम आपकी मदद कर सकता था, यहाँ पे वो सेंस हो जाएगा। इसलिए आंसर होगा इसका डी, बोथ ए एंड बी। ए भी सही है और बी भी सही है। मे आई हेल्प यू भी हो सकता है और कैन आई हेल्प यू भी हो सकता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अब मुसीबत में कौन तुम्हारा साथ देगा। अब देखो, अब मुसीबत में कौन तुम्हारा साथ देगा, कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है और देगा फ्यूचर टेंस है, तो कौन को बोलते हैं हु, सब में ही हु है। देगा, कौन साथ देगा, तो फ्यूचर की बात है, विल। विल वॉज इज आर, तो विल एक में ही है, आंसर यही हो जाएगा। कौन तुम्हारा साथ देगा, हु विल हेल्प यू इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी यानी मुसीबत, जरूरत ही नहीं थी यहाँ तक पहुंचने की। विल से आंसर पता लग गया। हु विल हेल्प यू इन एडवर्सिटी, आपकी एडवर्सिटी, एडवर्सिटी होता है जब एडवर्स कंडीशंस आती है, बुरी कंडीशंस आती है, परिस्थितियां जब बुरी हो जाती है, तो बुरे समय में, मुसीबत में कौन साथ देगा, हु विल हेल्प यू इन एडवर्सिटी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए, ठीक है ना, ए कर देंगे आंसर। फिर देखिए, वह दौड़ रही है, बहुत सिंपल है, दौड़ रही है, रहा है, रही है, तो इज एम आर आ जाएगा। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और वर्ब की फर्स्ट में एनजी लगेगा। दौड़ रही है, लड़की है, शी से लगा दोगे इज, दौड़ने को बोलते हैं रन, रन में एनजी लगाओगे तो डबल एन हो जाएगा। शी इज रनिंग, वो दौड़ रही है, बस खत्म। शी हैज रन, शी इज रनिंग, शी वाज रनिंग, शी मे बी रनिंग, शी इज रनिंग। आंसर हो जाएगा बी, शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, शी इज रनिंग। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, देखो आप, कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ये वाक्य तो मैंने औसता को टेंस में करवा भी दिया। मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, रेलवे स्टेशन पहुंचने से, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस तरह के सारे सेंटेंस हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े। तो बिफोर है, बिफोर का मतलब पहले का मतलब बिफोर, और पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, ध्यान हो तो आपको, और बाद में पास्ट सिंपल आता है। पास्ट परफेक्ट मतलब जो दो काम में से पहले काम कौन सा हुआ वो पहले आएगा, और पास्ट परफेक्ट ध्यान होगा हैड आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये देख लो, बिफोर होना चाहिए बीच में, इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इधर सेकंड फॉर्म होना चाहिए। और कौन सा काम पहले होगा, रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, उससे पहले ही गाड़ी आ चुकी थी, पहला काम कौन सा हुआ, गाड़ी का जाना। तो ये वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट है, गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड गॉन, गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, सही है। बिफोर आ गया, आई रीच द स्टेशन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। तो पहला ही आंसर, पहला ही ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया। अगला क्या है, द ट्रेन हैड बीन लेफ्ट, हैड बीन कहां से आ गया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। द ट्रेन हैज लेफ्ट, ये गलत हो गया। द ट्रेन लेफ्ट ऑलरेडी व्हेन आई हैड, तो व्हेन क्यों आएगा, बिफोर आएगा, तो तीनों गलत है। आंसर होगा ए, ए सही होगा आंसर, ठीक है ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, गॉट इट। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य था, मैंने पूरी बात समझा दी है। तो अगर आपको अभी भी कम समझ में आई तो एक बार टेंस दोबारा देख लेना, उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा काम आपके लिए। आगे देखो 18, जब मैं वहां गया वह सो रही थी। ये भी कई बार कराया मैंने आपको, जब मैं वहां गया, पास्ट में कोई एक काम हुआ, मैं गया, एक घटना घटित हुई, ये पास्ट सिंपल में आएगी। वैन के साथ ये पास्ट सिंपल होगा, वैन आई वेंट देयर, वहां गया, देयर। वह सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग, कोमा लगा दो, शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। कितना सिंपल हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। जब पास्ट में वो घटना घटित हुई हो, उस समय कोई काम चल रहा था, तो घटना क्या घटित हुई, मैं वहां गया और उस समय क्या काम चल रहा था, वह सो रही थी। तो व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, शी वॉज स्लीपिंग,
वह सो रही थी। तो ठीक है, व्हेन आई वेंट देयर शी केप्ट ऑन स्लीपिंग, गलत। शी स्लेप्ट ऑल द व्हाइल, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, शी वाज स्लीपिंग, बिल्कुल सही, सी आंसर। शी स्लेप्ट, वो सो गई, व्हाइल आई वेंट टू देयर, व्हाइल के साथ तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आते हैं दोनों तरफ ही, ये भी गलत हो गया। टेंस की जानकारी थोड़ी होनी चाहिए आपको। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, शी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी, ठीक है ना, ये वाक्य बन जाएगा। चलो अगला देखिए आप, उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। शी हैज नो राइट टू से दिस, बिल्कुल सिंपल है, नहीं है, लड़का भी हो सकता है, ही हैज नो राइट, ही शी में कुछ भी हो सकता है, कोई अधिकार नहीं, नो राइट टू से दिस, यह कहने का, ये बनेगा ही और शी, इसमें क्या किया, ही सब में ही है, तो ही हैज नो राइट टू से दिस, ही शुड नॉट से दिस, ही हैड नो राइट टू से, ही अधिकार नहीं है, इज आएगा, शी डिड नॉट, ही हैज नो राइट, हैज आ जाएगा, ही हैज नो राइट टू से दिस, उसको कोई अधिकार नहीं है टू से दिस, यह कहने का, आंसर इसका डी हो जाएगा, राइट यानी अधिकार, उसे कहने का कोई अधिकार नहीं है, तो सिंपल सिंपल से वाक्य है। आगे देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ, स्वतंत्रता को बोलते हैं फ्रीडम, अभिव्यक्ति होती है एक्सप्रेशन, हमारा मूल अधिकार है, आर फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण की स्वतंत्रता नहीं, अभिव्यक्ति, आर फंडामेंटल राइट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी स्पीच वाला गलत हो गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आर फंडामेंटल राइट, हमारा मूल अधिकार, बिल्कुल ये आंसर सही जाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, स्वतंत्रता के लिए इंडिपेंडेंस वर्ड नहीं आएगा, फ्रीडम आएगा या लिबर्टी आ सकता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्रेशन इज आर फंडामेंटल राइट नहीं, ये केवल इंडिपेंडेंस की वजह से गलत हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आएगा। ये एक्चुअली वाक्य इस तरह से प्रचलित भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ, है ना, बिजनेस, ऐसा करके बोलते हैं, तो फ्रीडम ही वर्ड यूज होगा, आंसर हो जाएगा सी। वह गरीब है परंतु ईमानदार है, वह गरीब है, ही इज पुअर बट ईमानदार है, बट ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, ये मैंने कंजेशन वाक्य करवा भी रखा है, तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, इन लोग साहब से पहले आंसर सही है। वो गरीब है, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है, या ही वॉज पुअर, वॉज से गलत हो गया, ही वॉज से गलत हो गया, ही इज ऑनेस्ट बट ही इज पुअर, उल्टा कर दिया वाक्य, वह ईमानदार है लेकिन वो गरीब है, उल्टा कर दिया, तो सही तो यही है ना, सीधे ए कर देंगे आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, हमने नाश्ता कर लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है मतलब काम खत्म हो गया, कर लिया, काम हो चुका है, जस्ट अभी भी कर लिया है। वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हमने खाना खा लिया है, वी हैव टेकन फूड, ठीक है, तो वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, नाश्ता कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी टेकन आवर ब्रेकफास्ट, हमने पहले से नाश्ता कर लिया है, ऑलरेडी शब्द है, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, इन दोनों सेंटेंस में केवल ऑलरेडी का अंतर है, और ऑलरेडी मतलब पहले से, क्या ये शब्द यहाँ पर है, नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, तो दोनों में सेम था, बस ऑलरेडी का अंतर था, आंसर आपका बी हो जाएगा। वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, वी हैड लिया था, गलत हो जाएगा, वी आर हैविंग, हम अभी ले रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, तो गलत है, टेंस से अलग है इसमें, तो आपका आएगा बी, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, हमने हमारा ब्रेकफास्ट ले लिया है, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, बी आंसर हो जाएगा। 23, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, ही इज सो फैट, इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, ही कैन नॉट वॉक, ये बन जाएगा ही सो फैट दैट कैन नॉट वॉक, तो ही तो लगाया ही नहीं पढ़ने इसमें, इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता, है ना, ये हिंदी ऐसे नहीं होगा इसका इंग्लिश, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो फैट टू वॉक, तो सो के साथ टू नहीं आता, टू जरूर होता है, ही इज टू फैट टू वॉक, ये भी हो सकता है, इज टू फैट
वॉक। और इस हिंदी के हिसाब से ये भी नहीं होगा, हालांकि वो सेम मीनिंग देता है कि वो चलने के लिए कुछ ज्यादा ही मोटा है, फैट है। सो के साथ दैट लगता है, टू के साथ टू लगता है, तो ये गलती होगी। ही इज टू फैट दैट, या टू के साथ दैट लगा दिया तो ये गलत हो गया। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना मोटा है कि वह चल नहीं सकता। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द बेस्ट आंसर। सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया, यहाँ सो साथ में दैट नहीं दिया, और भी गलत है, टू साथ टू नहीं दिया, ये बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। वह अमीर है, ही इज रिच, ही इज रिच, ही इज रिच, ही इज वेरी रिच, ही इज रिच। बहुत अमीर नहीं है तो आंसर हो जाएगा, बहुत अमीर है, रिच अमीर था, टू रिच कुछ ज्यादा अमीर है, एक कैसे होगा ये। आगे देख लो, फिर भी, तो फिर भी के लिए स्टिल, यट ऐसे वर्ड यूज होते हैं, तो स्टिल आ गया। वह गरीबों की मदद नहीं करता, नहीं करता उसकी आदत है, आदत आने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ही डज नॉट हेल्प, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ही इज रिच, वो अमीर है, स्टिल फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता, तो हमारा आंसर 24 का डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, वह आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कर रही है मतलब लड़की है, तो शी आएगा, सी दोनों में ही है, चारों में ही है। आधे घंटे से, समय आ गया, टाइम, और से आ गया, और रही है, रहा है, रही है, ये आ गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें आएगा हैज, हैव, बीन और आईएनजी। कर रही है तो शी आएगा, और शी के साथ हैज बीन वेटिंग, शी हैव बीन वेटिंग, गलत हो गया। हैड बीन वेटिंग, गलत हो गया। शी हैज बीन वेटिंग, ठीक है। शी हैज बीन वेटेड, ये गलत, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। शी हैज बीन वेटिंग, इंतजार कर रही है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। तो आधे घंटा का टाइम जो होता है वो काउंटेबल है, गिन सकते हैं। जब काउंट करते हैं, समय गिना जाता है, तो उसके लिए आप फोर यूज करते हैं। जब समय का नाम पॉइंट बताते हैं, तो उसके लिए आप सिंस का यूज करते हैं। तो शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे से आपका वेट कर रही है, आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सरल, अच्छा क्वेश्चन था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का था। आगे बढ़ते हैं 26। वह अपने कार्य में व्यस्त था, वह व्यस्त था, पास्ट टेंस है, और लड़का है, ही वॉज बिजी, अपने काम में, विद हिज वर्क। बिजी के बाद विथ फिक्स होता है, बिजी आएगा तो विथ आएगा, तो ही इज बिजी था ना यहाँ पे, तो इज नहीं आएगा, गलत हो गया, ये गलत हो गया। ही वॉज नॉट बिजी, बिजी नहीं था, गलत हो गया। ही वॉज बिजी विद हिज वर्क, ये बिल्कुल सही है। वह अपने काम में बिजी था, बी। बिजी के साथ फिक्स होता है प्रोपोजिशन विथ लगता है, और बिजी विथ तो दे भी रखा है इसमें, इसकी वजह से गलत हो गया था या नॉट की वजह से गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ही वॉज बिजी, बिजी विद हिज वर्क, डी आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27। चोरी करना, चोरी करना गलत काम है, तो गलत काम के लिए कमिट वर्ब यूज करते हैं। कमिट सुसाइड, कमिट थेफ्ट, चोरी करना, तो कमिटिंग थेफ्ट, कमिटिंग थेफ्ट, कमिटिंग थेफ्ट, नन ऑफ द अबव। तो ये तो तीनों में इक्वल आ गया। इज आ जाएगा, इज ए, दंडनीय अपराध है, दंड से सजा मिलती है, दंडनीय अपराध, अपराध होता है ऑफेंस, दंडनीय मतलब पनिशेबल, so पनिशमेंट मिलेगा, पनिशेबल ऑफेंस। कमिटिंग थेफ्ट इज अ पेरिशेबल ऑफेंस, सिंफुल ऑफेंस पाप वाला ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है मतलब सजा योग्य है, सजा दंडनीय अपराध है, तो पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध, इस वजह से सी हो जाए। चोरी करना, कमिटिंग थेफ्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, इज अ पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध है, सी आंसर करेंगे इसका आप लोग। आगे चलते हैं। यह एक अच्छा प्रयास है, दिस इज ए गुड एफर्ट, दिस इज अ गुड अटेम्प्ट। प्रयास के लिए एफर्ट भी यूज करते हैं, अटेम्प्ट भी यूज करते हैं।
ये एक अच्छा स्टार्ट है, शुरुआत है। दिस गुड चॉइस, अच्छी पसंद है। बेटर अटेम्प्ट, ये थोड़ा ज्यादा और ज्यादा अच्छा प्रयास है। दिस इज अ गुड अटेम्प्ट, ये अच्छा प्रयास, ज्यादा अच्छा नहीं, अच्छा प्रयास है। तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। दिस इज अ गुड अटेम्प्ट। अटेम्प्ट यानी प्रयास, गुड यानी अच्छा, ये है दिस इज अ गुड अटेम्प्ट, ये अच्छा प्रयास है। आगे देखिए 29, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। वर्जित मतलब प्रोहिबिटेड है। बिना आज्ञा, विदाउट परमिशन। प्रवेश, एंट्री, एंट्री, एंट्री विदाउट परमिशन इज प्रोहिबिटेड, या एंट्री इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन, ऐसा बना सकते हैं। तो एंटर, एंट्री, एंट्री इज अलाउड विद परमिशन, परमिशन से अलाउड है, तो गलती हो गया। इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन, एंट्री इज प्रोहिबिटेड, प्रवेश वर्जित है विदाउट परमिशन। मुझे सही लग रहा है वाक्य। एंट्री इज परमिसेबल, परमिशेबल है नहीं। एंट्री इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन। अच्छा, ये तो एंटर हो गया ना, एंटर इज प्रोहिबिटेड नहीं आएगा, ये गलत हो गया भाई लोगों। एंट्री इज प्रोहिबिटेड, तो ए में और डी में के लिए अंतर है, यहाँ एंटर और यहाँ एंट्री है। एंट्री इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन, एंट्री बिना परमिशन के प्रोहिबिटेड है। प्रवेश निषेध है बिना आज्ञा के, तो प्रवेश बिना आज्ञा के वर्जित है। बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश लिखेंगे एंट्री इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। हाई कोर्ट का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन, हॉटेस्ट डे, सबसे गर्म, हॉटेस्ट डे, सबसे गर्म दिन है इस मौसम का। दिस वेदर, ऑफ दिस वेदर, आज, टुडे, तो टुडे इज, टुडे इज, टुडे इज, तो टुडे होटर गलत हो गया। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, मौसम का, इस सीजन का सबसे गर्म दिन है। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, इस सीजन का, इस मौसम का ये सबसे गर्म दिन है। ये हो जाएगा टुडे द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन। नो अदर डे हैज बीन सो हॉट एज नाउ, नहीं तो बिल्कुल गलत हो गया। आंसर हो जाएगा टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, आज सीजन का सबसे गर्म दिन है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? अगर को बोलते हैं इफ, नहीं आया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ इट डजंट कम। तो इफ से शुरू कर नहीं रहा, व्हाट से कर रहा है, तो क्या होगा, होगा, फ्यूचर टेंस, व्हाट विल हैपन। इफ वो नहीं आया, अगर वो नहीं आया, वो नहीं आया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट कम। इफ इट डजंट कम एक फ्यूचर टेंस में होता है और दूसरा प्रेजेंट सिंपल में होता है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हो तो उसके लिए आसान काम हो जाएगा आपका। व्हाट विल हैपन क्या होगा, इफ ही डज नॉट कम, डजंट शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो व्हाट हैपन्स नहीं, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इफ इज नॉट कमिंग, इज नॉट कमिंग नहीं होगा, गलत हो गया, ये वैसे गलत हो गया। व्हाट विल हैपन इफ ही कम्स, क्या होगा यदि वो आएगा, नहीं। व्हाट विल हैपन इफ ही डज नॉट कम, तो यदि वो नहीं आया तो क्या होगा, डी आंसर, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट कम, व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट कम, आपका आंसर डी हो जाएगा 31 का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अध्ययन मतलब पढ़ाई, स्टडी, रीडिंग मनुष्य को पूर्ण बनाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और यहाँ पे पूर्ण बनाती है मतलब वो था, निपुण बनाती है, पूर्ण मतलब कंप्लीट करती है, कंप्लीट दे रखा है इसके अंदर। रीडिंग, रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट, रीडिंग मेड, ये गलत है। स्टडी इज नॉट अ मीन, नहीं, फुल रीडिंग मेक्स अ रियल मैन, वास्तविक नहीं, पूर्ण बनाती है। तो इसका आंसर होगा बी, रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट, रीडिंग एक आदमी को कंप्लीट बनाती है, पूर्ण बनाती है। तो हमारा आंसर बी होगा, रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट, ठीक है ना, बी कर देंगे आंसर। अब आ जाइए, देखो आगे
35, वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कल की घटना है यस्टरडे, पास्ट की घटना है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, तो यस्टरडे आएगा। यस्टरडे 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 चारों दे रखा है। हो गया लड़का है, ही आ जाएगा। अभी गॉट एन एक्सीडेंट, ही मैट विद एन एक्सीडेंट, ही डिड एक्सीडेंट, ही कॉट एन एक्सीडेंट। तो ये फ्रेज ध्यान होगा आपको, मैट विद एन एक्सीडेंट बोलते हैं, ही मैट विद एन एक्सीडेंट, है ना, ये फ्रेज यूज होता है एक्सीडेंट होने के लिए। ही मैट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, उसका कल एक्सीडेंट हो गया। ही मैट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, तो द आंसर विल बी बी। बी हो जाएगा, ही मैट विद एन एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों का गिरना, फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स, फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गिरना एक स्वाभाविक घटनाक्रम है। इज अ नेचुरल हैपनिंग, इज अ नेचुरल हैपनिंग, ठीक है। इज नेचुरल, घटनाक्रम तो हैपनिंग आना पड़ेगा, इसलिए गलत हो गया। इट इज नेचुरल फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स, नहीं। इट इज नेचुरल थिंग ऑफ फॉलिंग फ्लावर, बेस्ट आंसर इज ए। फॉलिंग ऑफ फ्लावर, फूलों का गिरना, इज अ नेचुरल हैपनिंग, ये एक नेचुरल हैपनिंग है, ये एक प्राकृतिक घटनाक्रम है, एक स्वाभाविक घटनाक्रम है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ए आंसर। आगे देखिए आप लोग, मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। द मोर यू हैव द मोर यू डिजायर, जितना ज्यादा मिलता है ना उतनी इच्छा बढ़ती जाती है, कभी अंत नहीं होता। ह्यूमन डिजायर का कभी कोई एंड नहीं होता, ठीक है ना। देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन डिजायर, बिल्कुल सही। देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता, मनुष्य की इच्छाओं कोई अंत नहीं होता। देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, ह्यूमन डिजायर्स आर एंडलेस, अनंतहीन है। डिजायर्स नेवर फुलफिल, इच्छाएं कभी नहीं, तो मानवीय इच्छा का कोई अंत नहीं होता। ये ज्यादा अच्छा आंसर होगा, ये वाला। इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल ह्यूमन डिजायर्स, नहीं। आप क्या करेंगे इसके अंदर, सी करेंगे। देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, मानवीय इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। सी आंसर करते हैं इसके अंदर, बिल्कुल धड़ल्ले से, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रात हो चुकी थी, अब यार रात को ही सब्जेक्ट बना दिया, रात मुझे बन गया द नाइट, या नाइट, रात हो चुकी थी, कोई विशेष रात की बात नहीं, तो नाइट आ जाएगा। नाइट नाइट नाइट, द नाइट कर रखा है, चलो ठीक है। हो चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब अकेला सेंटेंस वैसे तो पास्ट परफेक्ट में नहीं बनना चाहिए, ये पास्ट सिंपल में बनना चाहिए था। द नाइट फेल, द नाइट फेल होना चाहिए था, बट द नाइट फेल कहीं नहीं है, इसलिए पास्ट परफेक्ट करना ही पड़ेगा। द नाइट हैड फॉलन, चुका था, चुकी थी के हिसाब से पास्ट परफेक्ट मान लिया, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो अकेली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस यूज होना चाहिए था। बट दोस्तों यहाँ पर आपको ना पास्ट सिंपल दिया ही नहीं कहीं पे। इट वॉज नाइट, ये रात थी, ये बन नहीं रहा ढंग से, तो रात हो चुकी थी, द नाइट हैड फॉलन, यही आंसर आपका ठीक होगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें, रात हो चुकी थी। राम खाना खाता है, ये तो ऐसा सेंटेंस है जो आप सभी ने जिंदगी में कई बार किया हो। राम खाना खाता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे से आएगा। राम सब्जेक्ट है, खाना खाने को ईट कहते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ईट में क्या लग जाएगा, एस। राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है, ईट फूड में एस नहीं लगाया, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर दिया, एट पास्ट सिंपल कर दिया, राम ईट्स फूड, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। बहुत सरल क्वेश्चन था, एलडीसी कोर्ट जयपुर के एग्जाम में आया था, राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। इस तरह से ना सरल सरल क्वेश्चन पूछता है, कोई बहुत बड़ी इसमें कठिन बात नहीं है। तो आई होप कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रांसलेशन टॉपिक आपका क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हरी सुबह 5 बजे उठता है, हरी सुबह कितने बजे उठता है, 5 बजे उठता है। तो हरी सब्जेक्ट है, उठता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, गेट अप या वेकअप, तो वेकअप, रेज, हैज वेकअप, तो इसमें वेकअप ही है। सुबह 5 बजे,
at 5 o'clock in the morning. At 5 o'clock in the morning. हरी wakes up, उठता है, हरी सिंगुलर है, एक वचन है, तो wake में s लगाओ। wakes up, raise, has waked, ये आ जाएगा। wakes up at 5 o'clock in the morning. ये आंसर ठीक होगा। हरी सुबह 5 बजे उठता है। हरी wakes up at 5 o'clock in the morning. आंसर ए हो जाएगा। हरी wakes up at 5 o'clock. ठीक है ना। फिर देखिए आप आगे चलते हैं। मैंने उसे घर छोड़ते हुए देखा। I saw him, मैंने देखा था उसको घर छोड़ते हुए, leaving the home, leaving the house. मैंने उसे देखा, देखा सेकंड फॉर्म है सो आएगा। I saw him leaving the house. He saw was seen by me. I have seen him when I saw him. नहीं, ये पहले से ही है। I saw him leaving the house. मैंने उसे घर छोड़ते हुए देखा था। मैंने देखा था वो घर छोड़ रहा था, जा रहा था। ठीक है ना। तो सो के बाद या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रखा है, इसका मतलब उसने घर छोड़ा कि नहीं छोड़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ छोड़ते हुए जरूर देखा था। हो सकता है वो बाद में वापस आ जाए। सो के साथ यहाँ लीव फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। I saw leave him, इसका मतलब पक्का वो काम हो गया था और चला गया था, छोड़ के बाद नहीं आया, तो तब लीव आएगा फर्स्ट फॉर्म। सो के साथ दोनों वर्ब आती है, मैंने आपको कहीं से पढ़ाया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए आप। मैं रोजाना व्यायाम करता हूँ। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। अब इसके लिए व्यायाम करता हूँ तो आई टेक एक्सरसाइज डेली, बिल्कुल सही वाक्य, सही है। आई टेक एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज करने के लिए बहुत प्रचलित है ये वाक्य। आई टेक एक्सरसाइज डेली, प्रतिदिन। आई एक्सरसाइज डेली, ये भी सही हो सकता है। एक्सरसाइज वर्ब भी होती है, एक्सरसाइज नाउन भी होती है। थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने ना, कई बार ना कुछ क्वेश्चन में गलतियां भी होती है, डिलीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनमें कुछ गलतियां होती है, तो उनको मैंने सही कर दिया है यहाँ पे कई जगह। आई एक्सरसाइज डेली, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। आई डू एक्सरसाइज डेली, यहाँ एक्सरसाइज इसमें तो वर्ब है और यहाँ पे एक्सरसाइज नाउन है, तो नाउन है तो वर्ब ले लिया, यहाँ टेक ले लिया था, यहाँ डू ले लिया। तो ये पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है, तीसरे वाला भी सही है। ऑल ऑफ दीज, आई टेक एक्सरसाइज डेली या एक्सरसाइज नाउन है, तो लेना मतलब एक्सरसाइज करने के लिए हो गए। एक्सरसाइज डेली मैं करता हूँ तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइजिंग, आई एम एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज खुद वर्ब भी होती है, ये भी ठीक था। और जब टेक लगाया ऐसे डू लगा के वाक्य बना सकते हैं, आई डू एक्सरसाइज डेली। तो तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज, मतलब डी ऑप्शन, आंसर डी है। यस दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। वह गहरी नींद ले रहा है, रही है, रहे हैं। वह गहरी नींद ले रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, तो इज आएगा, इज टेकिंग, ले रहा है, साउंड स्लीप, गहरी नींद, बस बाकी समय टेंस ही नहीं है। वो हैज बीन, ही इज इन, टेक्स, तो टेंस के साथ पता लग गया, आंसर तो क्या होगा, डी ही होगा। ही इज टेकिंग साउंड स्लीप, वह गहरी नींद ले रहा है। ठीक है ना, साउंड यानी गहरी, साउंड स्लीप, गहरी नींद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखो, मेरी घड़ी खराब हो चुकी है। माई वॉच खराब हो चुकी है, हैज गॉन रॉन्ग, गलत काम करने के लिए गो यूज करते हैं। जैसे ही हैज गॉन मैड, वो पागल हो गया है। ही हैज गॉन क्रेजी, तो माई वॉच खराब हो चुकी है, चुकी है, तो हैज गॉट रॉन्ग, हैज गॉन रॉन्ग, हैज बिकेम रॉन्ग, नहीं, हैज बिकम थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो बिकेम सेकंड फॉर्म हो गई, तो वैसे गलत हो गया। इज नॉट शोइंग, ये वैसे गलत हो गया। हैज गॉट रॉन्गली, हैज गॉन रॉन्ग होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। गलत कार्य के लिए गॉन करते हैं, गो, वेंट, गॉन। ध्यान रखना उस वाक्य को, ही हैज गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, तो गलत काम के लिए गो का यूज करते हैं। तो घड़ी खराब हो गई तो गलत काम ही हुआ एक तरह से। माई वॉच हैज गॉन रॉन्ग, मेरी घड़ी खराब हो गई है। अब आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 45। मुझे एक पत्र लिखना पड़ा, मजबूरी थी, लिखना पड़ा। जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो प्रेजेंट टेंस के लिए तो हैव टू और हैज टू होता है,
और करना पड़ा, पास्ट की बात हो गई तो हैड टू आएगा। मुझे आई हैड टू लिखना पड़ा, हैड टू राइट अ लेटर, आई हैव टू राइट, आई हैड रिटन, आई रोट अ लेटर, आई हैड टू राइट अ लेटर। मुझे एक पत्र लिखना पड़ा, बिल्कुल ये बनेगा आई हैड टू राइट अ लेटर। आंसर विल बी डी, आपका डी इसका जो है आंसर हो जाएगा, आई हैड टू राइट अ लेटर। ठीक है, अगला देखिए आप, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। जो हिस्ट्री होती है रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अगेन अगेन। कोई भी जो इतिहास है वो अपने आप को दोहराता है। हिस्ट्री एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए साथ में रिपीट वर्ड वो इटसेल्फ यूज हुआ है। हिस्ट्री अपने आप को अगेन एंड अगेन रिपीट करती है, तो इसका आंसर होगा बी, द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। बी विल बी द आंसर। 47, तुमने मेरा सूटकेस कहाँ रख दिया। कहाँ को बोलते हैं वेयर, वेयर वेयर वेयर, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया भाई, मैं कहाँ रखा, मैं मिल नहीं रहा, तो ये रख दिया भले ही आ रहा हो, लेकिन ये पास्ट सिंपल टेंस नहीं है। कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, वेयर हैव यू पुट अप, वेयर हैव यू पुट माई सूटकेस, वेयर हैव यू प्लेस्ड माई सूटकेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कहाँ रख दिया, प्रेजेंट की बात चल रही है, मुझे मिल नहीं रहा, उसका असर दिख रहा है, अभी मिल नहीं रहा, कहाँ रख दिया। तो जिस काम का असर प्रेजेंट में हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पास्ट टेंस में नहीं बनेगा, वैसे देखो सब में हैज हैव ही दे रखा है, तो पास्ट दिया ही नहीं इसने, पर रख दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सूटकेस कहाँ रख दिया, रखने के लिए प्लेस 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 आ जाएगा। वेयर हैव यू, तुमने ना, तो तुमको बोलते हैं यू, और यू के साथ हैव आता है, तो वेयर हैव यू, वेयर हैज यू गलत हो गया, यू के साथ हैज नहीं आता। वेयर हैव बीन यू, नहीं ये वैसे गलत हो गया। वेयर हैज बीन यू गलत हो गया। वेयर हैव यू प्लेस्ड माई सूटकेस, तुमने मेरा सूटकेस कहाँ रख दिया। आंसर होगा बी, वेयर हैव यू प्लेस्ड माई सूटकेस, मेरा सूटकेस कहाँ रख दिया। 48, मैं अगले महीने नई कार खरीदने जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है कहीं पैदल नहीं जा रहा वो, इसका मतलब है कि वो खरीदने वाला है। तो ये जो ऐसे काम जो आपने इंटेंशन कर लिया है, जिसका इरादा बना लिया है, उसके लिए आप ऐसे बोलते हैं खरीदने जा रहा हूं। और ये बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इससे बनते हैं वाक्य। आई एम गोइंग टू, मैं अगले महीने, तो आई बी मतलब एम, आई एम गोइंग टू। खरीदने को बोलते हैं बाई या परचेज, तो परचेज दिया हुआ है सब में, तो परचेज कर दो, परचेज की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई एम गोइंग टू परचेज, मैं खरीदने वाला हूँ, खरीदने जा रहा हूँ, क्या खरीदने वाला हूँ, क्या खरीदने जा रहा हूँ, एक नई कार, अगले महीने नई कार, अ न्यू कार, अ न्यू कार, इसमें न्यू कार है, एक ए लगाना जरूरी है। आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग टू परचेज न्यू कार, मैं अगले महीने नई कार खरीदने जा रहा हूँ, तो न्यू कार के साथ में क्या खरीद रहा हूँ, एक नई कार, तो एक लगाना नहीं है बल्कि हिंदी में भले ही, बट ए लगना चाहिए। तो इन दोनों में अंतर केवल यही था, आई एम गोइंग टू परचेज, आई एम गोइंग टू परचेज न्यू कार नेक्स्ट मंथ, न्यू कार नेक्स्ट मंथ ए लगाना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ, तो नई कार के लिए यहाँ न्यू नहीं लगाया, यहाँ ए नहीं लगाया, और आई एम गोइंग टू परचेज न्यू कार, आई एम गोइंग टू परचेज न्यू कार नेक्स्ट मंथ। तो दोनों में ऐसा लग रहा था कि भाई अंतर है कि नहीं है, देखो अंतर है। यहाँ गोइंग के बाद टू नहीं दिया इन्होंने, टू आना जरूरी था, गोइंग टू। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग परचेज, तो टू नहीं लगाया, इसलिए गलत हो गए। आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ये ठीक है। और यहाँ क्या है, आई एम गोइंग टू परचेज न्यू कार नेक्स्ट मंथ। इन दोनों में अंतर ये है कि ए नहीं लगाया इसमें, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसलिए आपका आंसर इसमें होगा बी। आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, बी आंसर करेंगे, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, बी प्लस गोइंग टू वाला वाक्य था ये, जब कोई काम फ्यूचर में होने वाला है और आपने उसका इरादा बना लिया है।
इंटेंशन कर लिया है कार खरीदने का, इसलिए हमने इसमें बी आंसर किया। 49, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, सलाह दे रहे हैं, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, सही यही हो जाएगा आंसर। मस्ट नॉट, ओ टू गो देयर, हैड नॉट नहीं, ये आंसर होगा। ठीक है, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। ओट में क्या कह रहा है, ओट में चाहिए होता है, बट वो कह रहा है तुम्हें जाना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। मस्ट नॉट नहीं पक्का जाना चाहिए, हैड नॉट तो नोट आ रहे हैं, तो नोट तो ठीक है, लेकिन मस्ट नॉट तो पक्का पक्का नहीं जाना चाहिए, सख्त मना है, अवश्य ही नहीं जाना चाहिए। तो अवश्य वाली बात नहीं है, सिंपल सलाह है, शुड नॉट होगा। ठीक है ना, हैड तो वैसे ही नहीं आएगा, तो इसका आंसर अपना ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, सूर्य पूर्व में उगता है, तो खूब पढ़ा होगा आपने, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, पहला ही आंसर सही जाएगा। द सन राइज, एस लगाना जरूरी था, हैज रीजन गलत हो गया, राइज सेकंड फॉर्म, ये तीनों गलत है, आंसर होगा आपका ए, सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कई बार इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 51 देखिए, इस सवाल का क्या जवाब होगा, व्हाट will be the answer to this question, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, इस सवाल का, ये क्वेश्चन, जवाब आंसर होगा, will, क्या के लिए आ जाएगा, what will be the answer, this question what answer will be, what will be the answer to this question, yes this is the answer, correct answer B। What answer to this question, what answer will this question to be of, नहीं तो बिल्कुल ही गलत हो गया, to be of का क्या मतलब है, B आंसर होगा, what will be the answer to this question, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, will आएगा और इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, what will be the answer। बहुत सिंपल सिंपल है, अगर आपको थोड़ा टेंस वगैरह पढ़े हुए हैं ना तो आप इजीली कर लेंगे। अंधेरा हो रहा है, it's getting dark, It's getting dark, ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, It is getting dark, अंधेरा हो रहा है, Growing in darkness, darkness is increasing, It is getting much darker, नहीं, ए हो जाएगा, It is getting dark, It's getting dark, अंधेरा हो रहा है। मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, अभी कुछ देर पहले भी आया था, I saw him, मैंने उसे देखा दौड़ते हुए, रनिंग, मैंने उसे घर छोड़ देखा, I saw him leaving the house, मैंने उसे दौड़ते देखा, I saw him running, I am seeing him running, I saw him running, बी आंसर हो जाएगा। I saw that he's running, I saw him run away, नहीं, बी आंसर हो जाएगा, पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। 54, आपने यह कहानी सुनी है क्या, आपने, यू, कहानी सुनी है क्या, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सुनी है क्या, सुन चुके हो क्या आज तक, हैव यू से बनेगा वाक्य, हैव यू हर्ड दिस स्टोरी, यह है कहानी, हैव यू हर्ड दिस स्टोरी, क्या आपने यह कहानी सुनी है, हैव यू हर्ड दिस स्टोरी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। अगला देखिए 55, मैं कल पहुंच रहा हूं, यह आया था आपके आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जीके वाले में 2011 में 4 क्वेश्चन आए थे ग्रेड फर्स्ट के जीके वाले में, इंग्लिश के, उनमें से एक क्वेश्चन ट्रांसलेशन का था, हालांकि वहां सिलेबस में नहीं था, बट उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है ट्रांसलेशन का, कई बार सिलेबस में नहीं होता तब भी पूछ लेता है। तो मैं कल पहुंच रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, पहुंचने को बोलते हैं रीच, आई एम रीचिंग, मैं पहुंच रहा हूँ कल, टुमारो, आई एम रीचिंग टुमारो, आई एम रीचिंग टुमारो, बस ए आंसर हो जाए, सिंपल सा है, आई एम रीचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 56, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, और 2 दिन से, टाइम भी और से भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नहीं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, हियर, यहाँ है क्या, यहाँ, हियर फॉर 2 days, 4 आएगा, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days, बिल्कुल सारी बातें में यही मिल गई पहले में, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days,
भाई 2 दिन समय आ गया, से आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू बीन डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, नहीं, पहला आंसर करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, देख लो आप। और ना इसमें कंफ्यूज करता है वो, इसके अंदर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस साथ में जरूर देगा हो, और आप गलती जो कर सकते हैं रहा रही देख करके, दिन और समय भी दे रखा हो, टाइम समय दे रखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करें। फिर अगला देखो, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, जल्दी करो, मेक हेस्ट, अन्यथा अदरवाइज यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। अदरवाइज भी आ सकता है और भी आ सकता है। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, पहला ही सही हो गया। जल्दी करो अदरवाइज अन्यथा यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। मेक हेस्ट इफ नहीं आएगा। इफ यू मेक हेस्ट, यदि तुमने जल्दी करी, देन ओनली यू विल बी ऑन टाइम, तो तुम समय पे पहुंच जाओगे, नहीं ये बात ही नहीं कह रहा। इफ यू डू नॉट मेक हेस्ट, जल्दबाजी नहीं करोगे, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। तो जल्दबाजी करोगे तो तुम लेट हो जाओगे, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो ये वाला वाक्य जो है, देखो सेंस तो इसमें भी आ रहा है डी में भी, पर जो सही इसकी हिंदी के हिसाब से इंग्लिश बनेगी ना, वो ए बनेगी। मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। तो 57 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है, तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगला देखो आप 58, परिश्रम के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। परिश्रम, लेबर, हार्डवर्क, कुछ भी पूरा, कोई काम, नथिंग कैन बी कंप्लीटेड, नथिंग कैन बी डन, कोई काम नहीं हो सकता परिश्रम के बिना, विदाउट लेबर, विदाउट हार्डवर्क, नथिंग कैन बी डन, कोई काम पूरा नहीं हो सकता। नबडी, नबडी नहीं आएगा। नथिंग कैन बी डन विदाउट लेबर, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। नबडी, नथिंग कैन डू विदाउट लेबर्स, लेबर्स नहीं, विदाउट लेबर हो जाएगा। नथिंग कैन बी डन विदाउट लेबर, 58 का आपका हो जाएगा बी, नथिंग कैन बी डन विदाउट लेबर। ठीक है, आगे देखिए आप 59, तुम समय पर नहीं आते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है, ते। यू डू नॉट कम, यू डोंट कम, समय पर, ऑन टाइम, इन टाइम, दोनों में कुछ भी कर सकता है। और कम की जगह टर्न अप कर दिया, सब में देखो टर्न अप, तो कोई दिक्कत नहीं है। आने को टर्न अप भी कहते हैं, प्रकट होना, आना। तो यू डू नॉट टर्न अप इन टाइम, तुम समय पर नहीं आते हो, यू डू नॉट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ए आंसर होगा। डिड नॉट, वाज नॉट, हैड नॉट नहीं आएगा, नहीं आते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू नॉट आएगा। टर्न अप यानी आना। अगला देखो, तुमने परीक्षा में कैसा किया, कैसा परफॉर्म किया तुमने एग्जाम में। अब ये एग्जाम में आया हुआ नहीं है, ये वैसे ही मैंने क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। हाउ डू यू फेयर एट, कैसा किया था परीक्षा में, कैसा किया, पास्ट टेंस है। हाउ डू यू नहीं, कैसा करते हो नहीं। अच्छा, फेयर का मतलब किराया भी होता है, फेयर का मतलब किराया भी होता है, लेकिन यहाँ फेयर का मतलब है परफॉर्म करना। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में, कोई परेशानी में आप कैसा परफॉर्म करते हो, उसके लिए फेयर वर्ब यूज होती है। तो ये फेयर का वही मतलब है। हाउ डू यू फेयर एट एग्जाम, करते हो कैसा, ये नहीं पूछ रहा कैसा किया। हाउ कैसा कर सकते हो नहीं, हाउ डिड यू फेयर एट द एग्जाम, कैसा परफॉर्म किया था, कैसा किया था, तो ये सी आंसर है। हाउ डिड यू फेयर एट द एग्जामिनेशन, आपने एग्जाम में कैसा किया था, सी आंसर होगा। 61, आलसी लड़के अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। आलसी लड़के, लेजी बॉयज, लेजी बॉयज, बॉय गलत हो गया, बॉयज बॉय गलत हो गया, तो दो तो गलत हो गए। अच्छे नागरिक, सिटीजन होते हैं नागरिक को, सिटीजन नहीं बन सकते, कैन नॉट बी गुड सिटीजन्स, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। और बॉयज कुड नॉट, बन सकते हैं, तो प्रेजेंट की बात हो रहा है, तो कुड नॉट नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा ए। लेजी बॉयज कैन नॉट बी गुड सिटीजन्स, आलसी लड़के अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, ए आंसर होगा। अब देखिए अगला, एक गिलास पानी लाओ, लाने को बोलते हैं ब्रिंग, लाना। कैरी होता है ले जाना, और एक होता है फैच, जाकर लाना। तो ब्रिंग, लाओ एक गिलास पानी, एक गिलास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ठीक है, ए से हो जाएगा। ए ग्लास गिव्स ऑफ वाटर, टेक अ ग्लास और ले लो, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगी, ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें एस लगा दिया। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेश या निर्देश दिया जा रहा है,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा, केवल फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव, एस और यस यूज नहीं होगा, इसलिए डी गलत हो गया। तो आंसर इसका बी होगा, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला देखो आप, सुबह में व्यायाम अवश्य करो, तो अवश्य करो, अब व्यायाम करने को बोलते हैं टेक एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज, तो टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, सुबह में नहीं, इन द मॉर्निंग, ये सही होगा। और ये टेक्स आ गया नहीं, डू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ये सी आंसर हो जाएगा। और डू का मतलब होता है अवश्य करो, किसी भी काम पर अगर जोर डालने की बात कही जाए। मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपने कहा कम एट द पार्टी, मैंने कहा भाई पार्टी में आना, कम एट द पार्टी, जरूर जरूर आना, डू कम एट द पार्टी। जैसे अब इंग्लिश की क्लास चल रही है तो हम बोलते हैं भाई हिंदी मत बोलो, स्टॉप हिंदी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हिंदी तो आपको अच्छी तरह आती है, उसे क्यों बोलते हो? जो सीख नहीं वो बोलो, स्टॉप हिंदी, हिंदी बंद कर दो। आप फिर भी हिंदी बोले जा रहे हैं, फिर मैं कहूंगा पक्का पक्का हिंदी बंद करो, अवश्य ही बंद करो, जरूर बंद करो हिंदी, स्टॉप हिंदी नहीं, डू स्टॉप हिंदी। तो डू का किसी काम पर स्ट्रेस डालने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो टेक एक्सरसाइज डेली, इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज सुबह किया करो, अवश्य करो, तो डू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, डू अवश्य करो, सी आंसर, ठीक है ना, सी करेंगे आंसर। 64, गांधी जी को कौन नहीं जानता, कौन को बोलते हैं हु, कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता गांधी जी, हु डज नॉट नो गांधी जी, ए आंसर हो जाएगा। हु डू नॉट, हु डिड नॉट, हु डज नॉट नो, नोज, नोज में एस लगा दिया, या डू नॉट में डू में एस लगा दिया, तो एस नहीं आता, डिड के साथ में न्यू सेकंड फॉर्म कर दी, वैसे भी गलत है, डिड तो आएगा ही नहीं, आंसर हो जाएगा हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता, इट मीन्स हर कोई जानता है। ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया हो, पता नहीं। हमने मैच जीत लिया, तो खुशी की बात है, मैच जीत लिया, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे आएगा, हुर्रे हुर्रे हुर्रे, दो में ही है, भी आ सकता है, दे हैव वन द मैच नहीं, वी हैड नहीं आएगा, जीत लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव वन द मैच, यस ये होगा, वी विन द मैच, हम जीतते हैं नहीं, जीत लिया है, आंसर होगा बी, हुर्रे वी हैव वन द मैच। बहुत बढ़िया बात है, हमने मैच जीत लिया, हुर्रे खुशी के लिए बात होती है, हुर्रे वी हैव वन द मैच। यह वही लड़की है जिसके माता पिता प्रसिद्ध डॉक्टर है, फेमस डॉक्टर्स, ये वही लड़की है, दिस इज द सेम गर्ल, दिस इज द गर्ल whose parents are doctors, माता पिता पेरेंट्स, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, यह पास में, दिस इज द गर्ल हु पेरेंट्स नहीं, whose parents, दिस इज द गर्ल whose parents, जिसके माता पिता फेमस डॉक्टर्स हैं, ये वही लड़की है, दिस इज द गर्ल, द जो है आइडेंटिफाइड करता है किसी नाउन को, मैंने आपको ये आर्टिकल में पढ़ाया था, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, whose parents are famous doctors, जिसके पेरेंट्स फेमस डॉक्टर्स है, ठीक है ना, ये होगा, तो आंसर सी होगा। 67, एक समय नालंदा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था, सबसे अच्छा, बेस्ट यूनिवर्सिटी, एक समय, वंस अपॉन अ टाइम, वंस एक बार, बहुत पहले, नालंदा वाज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे सर्वश्रेष्ठ, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। वंस टाइम, वंस अपॉन अ टाइम होता है या वंस होता है, नालंदा वर, नालंदा तो एक बच्चा है तो वर कैसे आएगा, ये भी गलत हो गया। वंस नालंदा डिड द बेस्ट, डिड नहीं आएगा। वंस नालंदा वाज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल सही है। हैड द बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं, रखती थी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। वंस एक बार, कोई जमाने में, नालंदा वाज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, नालंदा सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, तो आंसर सी होगा 67। आगे चलते हैं। 68, उसने हर एक चीज को तद अनुसार प्रबंध किया, बहुत बढ़िया मैनेज किया, उसने हर चीज को तद अनुसार, जैसा होना चाहिए था वैसा किया, अकॉर्डिंगली, तद अनुसार को हम बोलते हैं अकॉर्डिंगली, प्रबंध किया मतलब मैनेज किया, पास्ट की बात है, मैनेज्ड, हर एक चीज को, एवरीथिंग, ही मैनेज्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, ही मैनेज्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली,
उसने हर चीज को बढ़िया मैनेज किया। किया पास्ट टेंस है, मैनेज नहीं आएगा, हैड मैनेज नहीं आएगा, हैज मैनेज नहीं, बहुत बढ़िया उसने मैनेज किया, हर चीज को अकॉर्डिंगली मैनेज किया। तो आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर होगा। ही मैनेज एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, जैसा ये था तदनुसार वैसा उसने उसको मैनेज किया। 69, हम में ईमानदारी होनी चाहिए। देयर शुड बी ऑनेस्टी इन अस या अमंग अस, हम सब लोगों में, हम में बहुत सारे लोगों कितने पता नहीं, अमंग अस हमारे बीच में ना ईमानदारी होनी चाहिए। देयर शुड बी ऑनेस्टी अमंग अस, देयर शुड ऑनेस्ट अमंग अस, देयर शुड बी ऑनेस्टी अमंग अस, ये लग रहा है मुझे आंसर। देयर शुड बीन, बीन नहीं आएगा, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल है। कुड भी नहीं, शुड होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देयर शुड बी ऑनेस्टी अमंग अस, हमारे बीच में ऑनेस्टी ईमानदारी होनी चाहिए। तो 69 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बी। लड़का अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत उत्सुक है, एक्साइटेड है, ईगर है, ज्यादा, वेरी एक्साइटेड, वेरी ईगर टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक है, अंग्रेजी सीखने के लिए। तो द बॉय इज वेरी ईगर, लड़का बहुत उत्सुक है, टू लर्न इंग्लिश, सही लग रहा है मुझे तो। वेरी ईगर बहुत उत्सुक है। द बॉय डज वेरी ईगर, नहीं, इज आएगा, गलत। हैज वेरी ईगर, नहीं, इज वेरी ईगर, ठीक है। टू लर्न, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, लर्न सेकंड फॉर्म हो गई, तो टू लर्न यही सही होगा। तो 70 का आंसर ए हो जाएगा। द बॉय इज वेरी ईगर टू लर्न इंग्लिश, लड़का इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक है, ईगर है। तो आंसर विल बी ए, ए हो जाएगा। मुझे उससे मिलने जाना तो था, प्लान तो बनाया था और वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ऐसे काम जो आपने सोचे थे बट वो हुए नहीं, आपने किए नहीं, ऐसे प्लान जो पास्ट में थे पूरे नहीं हुए, वॉज वर के साथ टू लगता है और फिर फर्स्ट फॉर्म आता है। कोई प्लान है अभी करने हैं तो एम टू आता है, ये पास्ट के प्लान होते हैं। प्रेजेंट के हो तो इज एम आर के साथ टू आता है, बी प्लस टू, और ये पास्ट में तो वॉज वर प्लस टू। तो मुझे से मिलने जाना तो था, आई वॉज टू गो टू मीट हिम, जाना तो था बट मैं गया नहीं, तो आई हैड टू गो, आई वॉज टू गो टू मीट हिम, मुझे से मिलने जाना तो था। आई एम विलिंग, आई हैव टू गो, जाना पड़ता है नहीं, आई वॉज टू गो, मुझे उससे मिलने जाना तो था। पास्ट की कोई प्लान जो आपने बनाया तो था बट वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ आप श्योर नहीं है, तो वॉज टू करते हैं, ठीक है ना। वॉज हर टू भी लगता है। हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से, तो बहुत देर समय हो गया, ध्यान रखना है कई बार आ चुका है, और से आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और कौन करे इंतजार, हम, तो वी हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग, वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आपका, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सही हो जाएगा। वी हैव बीन वेटिंग, यू नहीं आएगा, फॉर लगना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा डी, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम आपका लंबे समय से वेट कर रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो कई बार आ चुका है, रहा रही देख करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस मत कर देना, समय दे रखा हो, से दे रखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो आंसर 72 का डी करना पड़ेगा। और देखिए आप, जल की धारा बहुत तेज थी, जल की धारा, धारा को बोलते हैं करंट, और जल होता है वाटर, बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा थी। तो देखो आप क्या कह रहे हैं, द करंट ऑफ वाटर, जल की धारा, वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, आप तेज को स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। द करंट ऑफ वाटर वॉज स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज थी, तो बहुत के लिए वेरी तो आएगा ही आएगा, ये गलत हो गया। करंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, करंट इज वेरी, करंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो करंट कौन, जल की धारा, जल देखी थी हमने वो, तो दे और लगना चाहिए, दे भी लगाया, वैसे गलत हो गए। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, द करंट ऑफ वाटर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, जल की धारा बहुत तेज थी, आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए आप 74, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, आ है, ई है, काम हुआ है, हो चुका है बुलाने, काम बुला लिया है उन्होंने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
सब्जेक्ट है मेरी माँ, माई मदर। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज कॉल्ड यू, आपको बुलाया है। माई मदर कॉल्स यू टुडे, माई मदर कॉल्ड यू, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। कॉल्ड बुलाया था, बुलाती है। हैज कॉल्ड बुलाया है तुम्हें आज, सी आंसर हो जाएगा। माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, सी आंसर होगा। ओके आगे चलते हैं। 75, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तो होता है प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, वो तो इसमें है नहीं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अटेंड है इसमें, प्लीज अटेंड, जो मैं कहता हूं उसको अटेंड करो, ध्यान सुनो। व्हाट आई से, कृपया मेरी बात ध्यान सुनो, इसमें प्लीज अटेंड टू व्हाट आई से, प्लीज टू व्हाट आई सेड, प्लीज अटेंड दैट व्हाट आई से, प्लीज अटेंड दैट और व्हाट एक साथ नहीं आते हैं, गलत हो गया। तो ये तो नॉन ऑफ द अबव है। प्लीज टू व्हाट आई सेड, प्लीज अटेंड टू, ध्यान दो, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ, मतलब मेरी बात पर ध्यान दो। तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली वो होता तो ज्यादा अच्छा आंसर वो होता, बट ये भी काम चल जाता है, लोग ऐसे भी बोलते हैं, ये फॉर्मल लैंग्वेज होती है। प्लीज अटेंड टू, ध्यान दो, अटेंड टू, लिसन टू, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ मेरी बात पे ध्यान दो। तो ये ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है आगे चलते हैं। मुझे बाल कटवाए हुए 2 महीने हो गए, ये बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने जानबूझ करके दिया है। बाल कटवाए हुए 2 महीने हो गए, तो बाल आपने खुद ने काटे या कटवाए? कटवाए, खुद काम नहीं कर रहे हैं, काम किसी और से करवाया, पैसे देकर काम करवाया। तो जब किसी से आप काम करवाते हैं पैसे वगैरह दे करके, या मन किसी का चेंज करके, या जबरदस्ती, या कैसे भी आप काम करवाते हो किसी से, तो पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज करते हैं? पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं। पॉजिटिव वर्ब 3 होती हैं, मेक, गेट और हैव। हैव तो आया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, जब हमने काम किसी और से करवाया था, वो उसने झोपड़ियां बनवाई थी, तो ही हैड सम हर्ट्स बिल्ट, तो हैव का यूज किया था हमने वहां पे। ऐसे मेक का भी कर सकते हैं, गेट का भी। गेट और हैव का यूज लगभग एक जैसा होता है, किसी और से काम करवाते हैं मन को बदल करके, उस पर दबाव डाल करके, पैसा दे करके, तो उसके लिए होता है। इसमें क्या होता है, गेट और हैव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। एक होता है मेक, मेक कब यूज करते हैं? जब आप किसी से काम करवाते हैं उसके दिमाग को चेंज करके। और मेक में जो काम करवाते हैं तो मेक, उसके बाद क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनिटिव। मेक में बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, गेट में पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, पहले मैंने पढ़ा था हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। तो मैंने बाल खुद काटे या कटवाए? कटवाए। मुझे बाल कटवाए हुए 2 महीने हो गए, तो 2 महीने पहले बाल कटवाए थे, तो पास्ट की वर्ब हो गई, पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जो भी आप गेट या हैव यूज होगा। तो ये में देखो सब में, इसमें हैव है, इसमें इज है, और आई हैव कट माई हेयर, मैंने खुद ने मेरे बाल काटे हैं 2 महीने। आई हैव कट माई हेयर फॉर 2 मंथ्स, नहीं। आई हैव बीन कटिंग माई हेयर फॉर 2 मंथ्स, नहीं। इट इज 2 मंथ्स सिंस आई कट माई हेयर, नहीं। 2 महीने हो गए, इट इज 2 मंथ्स, 2 महीने हो गए सिंस आई गॉट माई हेयर कट, 2 महीने हो गए। इट इज 2 मंथ्स सिंस, उस समय से, कब से? जब मैंने बाल कटवाए थे। तो आई गॉट, गॉट आ गया सेकंड फॉर्म, बाल कटवाए, ये माई ऑब्जेक्ट हो गया, गेट ऑब्जेक्ट, और कट ये थर्ड फॉर्म है। कट की तीनों फॉर्म कटी होती है, ठीक है ना। इट इज 2 मंथ्स सिंस आई गॉट माई हेयर कट, 2 महीने हो गए मुझे बाल कटवाए हुए। इट इज 2 मंथ्स सिंस आई गॉट माई हेयर कट, बहुत प्यारा सेंटेंस है। कई बार हम बोलते हैं काम खुद नहीं करवाया, करवाया किसी से। तो इट इज 2 मंथ्स सिंस आई गॉट माई हेयर कट, 2 महीने हो गए बाल कटवाए, वैसे कह सकते हैं इट इज 3 मंथ्स सिंस आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, ठीक है ना, काम करवाना किसी से। इस तरह से ये सेंटेंस यूज हुआ है। गेट किसी और से काम करवाने के लिए होता है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है। गेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। गॉट क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि बाल कटवाए 2 महीने हो गए, 2 महीने पुरानी बात है, तो सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी, इसलिए गेट की फॉर्म गोट यूज की है।
आई गॉट माई हेयर कट। ओके, अब आगे देखिए आप 77, अपने स्कूटर की मरम्मत करवा लो। तो देखो वही चीज आ गई, मरम्मत खुद करोगे या किसी से करवाओगे। आप तो खुद तो मैकेनिक है नहीं, किसी और से करवाओगे, कह भी ऐसे रहे अपने स्कूटर की मरम्मत करवा लो, तो किसी और से करवाओगे, उसका पैसा दे करके या उस किसी भी तरह से करवाओगे तो करवा लो, आदेश है। तो रिपेयर स्कूटर, हमारा स्कूटर रिपेयर करो, रिपेयर तुम्हारा योर स्कूटर खुद करो क्या या करवाओ, ये रिपेयर नहीं आएगा। मेक योर स्कूटर रिपेयर, मेक मेक आता दिमाग बदल के काम करवाना, और मेक के बाद ना फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आती भी नहीं, ये वैसे भी गलत हो गया। गेट योर स्कूटर रिपेयर, गेट योर स्कूटर ये ऑब्जेक्ट है और रिपेयर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट योर स्कूटर रिपेयर, अपने स्कूटर को रिपेयर करवा लो। गेट योर स्कूटर रिपेयर, गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड, अपने आप को इंश्योर करवा लो। गेट योर हाउस इंश्योर्ड, अपने घर को इंश्योर करवा लो, ठीक है ना। गेट योर पासपोर्ट मेड, अपना पासपोर्ट बनवा लो, किसी और से काम करवाने के लिए गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाल भी कटवाए थे तो ऐसे है यार, ये भी स्कूटर के लिए वैसा आएगा। और देखिए आप लोग, वह मुझे बहुत हंसाता है, वह खुद हंसता है या मुझे हंसाता है, तो वह कारण बनता है हंसाने का, तो ये भी पॉजिटिव वर्ब है। और जब किसी को हंसाते हो तो पैसा दे करके दबाव डाल के नहीं, दिमाग में ऐसी बात करते हो, ऐसा कुछ चुटकुला सुनाते हो कि वो हंसा देते हो। तो जब दिमाग की बात होती है इस तरह से, तो उसके लिए आप लोग मेक यूज करते हैं, दिमाग बदल करके। तो वह मुझे बहुत हंसाता है, ही लाफ्स मी, वो खुद हंसता है नहीं, ही मेक्स मी लाफ, मेक ही है, ही के साथ मेक में एस लगेगा, हंसाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मी मुझे ऑब्जेक्ट और लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही मेक्स मी लाफ वेरी मच, मुझे बहुत हंसाता है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका भी। आई लाफ हिम वेरी मच, मैं हंसता हूँ। ही गेट्स मी लाफ वेरी मच, नहीं गेट्स मी के साथ ऐसा नहीं आएगा, मेक आ जाएगा। तो वो मुझे हंसाता है, वो रुलाता है, इसके लिए आप मेक का यूज करें। ही मेक्स मी लाफ वेरी मच, वो मुझे बहुत हंसाता है, ऐसे होगा। 79, मुझे देरी हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, अब मुझे जाना पड़ेगा, नाउ आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग लेट, नाउ आई हैव टू गो। और आज आप देख रहे होंगे लंबी क्लास रही है मेरी ट्रांसलेशन की, एक ही शर्ट में मैंने पूरी क्लास ली है, देखा होगा आप लोगों ने। तो मैं पूरा लंबा 4-5 घंटे क्लास आपकी हुई है, 3-4 घंटे क्लास हुई है, पूरे मैंने 67-68 क्वेश्चन वो करवा दिए, 82 ये करवा दिए, तो लगभग आपके 150 क्वेश्चन ट्रांसलेशन के हो गए हैं लगभग। तो मुझे देरी हो रही है, आई एम लेट, आई एम गोइंग नाउ, मैं जा रहा हूँ, जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, आई एम लेट, आई हैव टू गो नाउ, नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट, ये ज्यादा अच्छा है। नाउ आई हैव टू गो, अब जाना पड़ेगा, सी आंसर करो। आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो, नाउ आई हैव टू गो, तो आंसर का सी हो जाएगा। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मेरी इच्छा है, देखो मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, फिर हैव टू आएगा, मजबूरी है। यहाँ कह रहा है मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मेरी दिल की इच्छा है। तो अगर आपको इस तरह दिल की इच्छा बतानी हो तो इज टू, एम टू, आर टू का यूज करते हैं। तो मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न मजबूरी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई वॉज टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी थी, प्लान तो बनाया था, हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो मुझे इंग्लिश सीखनी है, एम टू लर्न। इज एम आर वॉज वर्ब, इज एम आर के बाद टू लगता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई एम टू लर्न इंग्लिश। जैसे इच्छा बताते हैं दिल की, जैसे मैंने कहा कि मुझे आईएएस बनना है, उसे आईएएस बनना है, कोई लड़की उसे आईएएस बनना है, शी इज टू बिकम एन आईएएस, आई एम टू बिकम एन आईएएस। तो इज टू, एम टू, आर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है दिल की इच्छा बताने के लिए। तो आई एम टू लर्न इंग्लिश, बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिए, इसका उससे क्या लेना देना, इसका उससे क्या लेना देना, ये भी एक अच्छा सेंटेंस है, ये नहीं पढ़ो तो नहीं आएगा। इट्स गो टू, इट हैज गो टू, इट हैज गो टू विद दैट। और क्या लेना देना है, क्या, वॉट आ जाएगा, वॉट
हैज इट गॉट टू डू विद दैट, इसका उससे क्या लेना देना, व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद दैट, ये जो चीज है इसका उससे, इट इसका, विद दैट उससे, गॉट टू डू क्या लेना देना है, व्हाट्स इट गॉट टू डू विद दैट, व्हाट्स इट गॉट टू डू विद दैट, इसका उससे क्या लेना देना, तो आंसर आएगा इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना वाले वाक्य भी आ जाए तो कर लेना भाई लोगों, आप लोग परेशान मत होना। व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद दैट, इसका उससे क्या लेना देना, तो ये बनेगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैं समझता तो हूं, देखो आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, मैं समझता तो हूं, जोर दे रहे हो, अरे समझता तो हूं यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं समझता तो हूं, आई अंडरस्टैंड नहीं आएगा, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता तो हूं, तो जोर दे रहे हैं समझने के ऊपर, जोर देने के लिए डू यूज किया था थोड़ी देर पहले भी, जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज करो, टेक एक्सरसाइज, पक्का करो, जरूर करो, डू टेक एक्सरसाइज, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, पक्का पक्का समझता हूं, आई डू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड नहीं आएगा, आई रियल अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझता तो हूं, जैसे ये होता है, इट हैपन्स, ऐसा पक्का होता है यार, इट डज हैपन, इट डज हैपन, आई अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड, समझता तो हूं, ये बनेगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और देखिए आप, मेहमान आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं, घटना बस नियर फ्यूचर में, बहुत नियर फ्यूचर में होने वाली है, अबाउट टू, अबाउट टू यूज होता है इसके लिए, बी प्लस अबाउट, बी मतलब इज एम आर और अबाउट, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बी प्लस अबाउट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। गेस्ट आर टू कम, आने हैं, इच्छा है, ये नहीं होगा, गेस्ट आर अबाउट टू कम, यस ये हो जाएगा आंसर। मेहमान आने वाले हैं, बस ये पहुंच गए, ये आ गए, गली के किनारे पे आ गए अपने, ये लोग गेट के पास आने वाले हैं, गेस्ट आर अबाउट टू कम, आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं, अबाउट टू कम, आर कमिंग आ रहे हैं नहीं, आर अबाउट टू कम, बी आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आप देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है अपने आज के लिए, मैं अगले महीने एक नया व्यवसाय शुरू करने वाला हूं, अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस आया था, मैं अगले महीने नई कार खरीदने जा रहा हूं, या मैं अगले महीने नई कार खरीदने वाला हूं, तो ये बता रहा है आपका इंटेंशन, ये बताता है इंटेंशन, इरादा, और इरादा बताने के लिए इज़ेमार बी का रूप के साथ गोइंग टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म, करने वाला हूं मतलब करने जा रहा हूं, तो क्या होगा, अगले महीने नेक्स्ट मंथ मैं, आई एक नया व्यवसाय शुरू करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई साथ एम आ जाएगा, गोइंग टू शुरू करना, स्टार्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, क्या शुरू करने वाला हूँ, एक नया व्यवसाय, और न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, अगले महीने, तो आई एम स्टार्टिंग, मैं कर रहा हूँ, ये तो पक्का ही प्लान हो गया, इरादा नहीं है तो फिर योजना ही हो गई पूरी, आई विल स्टार्ट, मैं करूंगा, ये प्योर फ्यूचर की बात हो गई, आई विल बी स्टार्टिंग, मैं कर रहा हूँ, रूटीन की बात हो गई, हर महीने करता हूँ तो अगले महीने भी कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ, ये है इंटेंशन, इरादा, एम आ गया, गोइंग टू आ गया, स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट में हो गई, क्या शुरू करना है, नया बिजनेस, कब, नेक्स्ट मंथ, तो आंसर होगा डी। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको कुछ इस तरह के सेंटेंस करवाने की जो मुझे अच्छे लगते हैं और वो अलग हैं, अलग पैटर्न्स हैं, वो भी मैंने ट्रांसलेशन में आपको दे दी है, ठीक है ना। काफी सारे स्ट्रक्चर्स पे बात हुई, टेंसेस पे बात हो गई, ठीक है, तो पता चल गया आपको ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन अभी हमने यहाँ पढ़ा हिंदी इनटू इंग्लिश, और इससे पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने इंग्लिश इनटू हिंदी। आई होप ट्रांसलेशन वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं दोस्तों, मोर देन 150 क्वेश्चन। आई होप दीज क्वेश्चन विल बी सफिशिएंट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है ना। थोड़ा टेंस वेंस को पढ़ लेना तो और अच्छा हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप you enjoyed the class. See you in the next class with new topic. Till then, bye bye and take care. Thank you so much. Have a good time. Ciao. Bye.